अभिदाय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन का अर्थ है जब एक ही आण के लिए कई संपत्तियां एक साथ या अलग अलग गिरवी रखी जाती हैं और ऋणदाता उन संपत्तियों में से केवल किसी एक को बेचकर अपने पूरे आण की वसूली कर लेता है, तो अन्य संपत्तियों के मालिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हिस्से के अनुपात में उस राशि का योगदान करें। यह सिद्धांत दरअसल न्याय, समानता और भले विश्वास यानी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस पर आधारित है। मान लीजिए कि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी ने मिलकर 3 लाख रुपए का आरण लिया और तीनों की संपत्तियां इस आरण के लिए बंधक रखी गईं। अगर ऋणदाता सिर्फ ए की संपत्ति को बेचकर पूरा 3 लाख रुपए वसूल कर लेता है तो इससे ए को नुकसान होता है। ऐसे में बी और सी को भी अपने अपने हिस्से के आरण की भरपाई ए को करनी होगी। इसी को अभिदाय कहा जाता है। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब एक ही आरण के लिए एकाधिक संपत्तियां बंधक हों, ऋणदाता ने उनमें से केवल एक संपत्ति से पूरा आरण वसूल कर लिया हो, साथ ही अन्य बंधक संपत्तियां अभी भी उपलब्ध हों। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक बंधककर्ता पर अत्यधिक भार न डाला जाए। यह सिद्धांत कानून के न्याय संगत नियमों पर आधारित है, विशेषकर तब जब संपत्तियों के मालिक अलग अलग हों। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 82 इस सिद्धांत को कानूनी रूप देती है। इसमें कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक संपत्तियां एक आरण के लिए बंधक रखी गई हों और एक ही ऋणदाता के पास हों, तो प्रत्येक संपत्ति से ऋण का समानुपात में भुगतान लिया जाएगा जब तक कि अनुबंध में अन्यथा न कहा गया हो। नारायणस्वामी नेदू बनाम कृष्णमूर्ति 1929 मद्रास उच्च न्यायालय के इस केस में कहा गया कि जब ऋणदाता ने एक ही संपत्ति को बेचकर आरण वसूल किया तो अन्य सहबंधककर्ताओं को समानुपात में योगदान करना होगा, अन्यथा न्याय की हानि होगी। गोपाल कृष्णा बनाम मोहनलाल AIR 1951 में यहां न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी बंधक संपत्तियां ऋण के लिए उत्तरदायी होती हैं जब तक विशेष अनुबंध न हो। सर फ्रेडरिक पॉलक का कहना है, Contribution is the right of a party who has paid more than his share to call upon others to pay their respective shares। और मुला का कथन है, The rule of contribution is based on equity and applies where one property bears more than its just share of mortgage debt। डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन यह सुनिश्चित करता है कि बंधक ऋण का भार सभी उत्तरदायी व्यक्तियों और संपत्तियों पर समानुपात में पड़े। इससे अन्यायपूर्ण भार से बचाव होता है और एक बंधककर्ता के ऊपर असंतुलित आर्थिक दबाव नहीं आता। यह सिद्धांत न्याय संगत और नैतिक दृष्टिकोण से ऋण वसूली की प्रक्रिया को संतुलित बनाता है। बिल्कुल, नीचे मैं बंधक ऋण से संबंधित डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर दे रहा हूं, जैसे LLB, PCSJ या LLM जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहां पर A, B और C इन तीनों ने मिलकर 6 लाख रुपए का ऋण D से लिया था। A ने अपनी जमीन, B ने अपनी दुकान और C ने अपनी कोठी बंधक रखी थी। कुछ वर्षों के बाद डी ने सिर्फ ए की जमीन नीलाम करके पूरे 6 लाख रुपए वसूल लिए। अब ए ये कहता है कि उसे अकेले ही पूरे आरण का भार उठाना पड़ा, जबकि आरण तो सभी ने लिया था और सभी की संपत्तियां बंधक थीं। प्रश्न यह है, क्या ए, बी और सी से पैसे की भरपाई यानी कंट्रीब्यूशन मांग सकता है? इसका उत्तर दीजिए। हाँ, बिल्कुल, ए, बी और सी से डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन के तहत समानुपातिक भरपाई मांग सकता है, क्योंकि सभी ने आरण लिया था और सभी की संपत्तियां बंधक रखी गई थीं। लेकिन डी ने सिर्फ ए की जमीन बेचकर पूरा 6 लाख रुपए वसूल लिया। ऐसे में ए ने दूसरों की हिस्सेदारी का भी आरण चुका दिया। अब सेक्शन 22 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1822 लागू होता है। इसके अनुसार जब एक ही आरण के लिए कई संपत्तियां बंधक होती हैं और एक बंधककर्ता अकेला आरण चुका देता है, तो वह अन्य बंधककर्ताओं से समानुपात में भरपाई की मांग कर सकता है।
कुल आरण था 6 लाख रुपए। तीनों की संपत्तियां बंधक थीं, यानी प्रत्येक का हिस्सा 2 लाख रुपए बनता है। ए ने अकेले ही पूरे 6 लाख रुपए चुका दिए, इसलिए अब बी और सी दोनों को 2-2 लाख रुपए ए को देना होगा। नारायणा स्वामी नायडू बनाम कृष्णमूर्ति 1939 के केस में भी यही कहा गया कि यह सिद्धांत न्याय संगत है। अगर एक बंधककर्ता ने सबकी ओर से आर्ण चुका दिया तो बाकियों को उसे योगदान देना ही होगा। यह एक स्पष्ट मामला है जहां डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन लागू होती है। ए ने अकेले आरण चुकाकर जो अन्याय सहा है उसकी भरपाई बी और सी को करनी होगी। बहुत बढ़िया। नीचे मैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी अभिदाय का सिद्धांत पर आधारित 3 प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद आंसर्स दे रहा हूं, बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप। प्रश्न, एक्स और वाई ने जेड से 4 लाख रुपए का आर्ण लिया। एक्स ने अपने खेत और वाई ने अपने मकान को बंधक रखा। बाद में जेड ने केवल वाई के मकान को बेचकर 4 लाख रुपए वसूल लिए। वाई का कहना है कि एक्स को आधी राशि देनी चाहिए। उत्तर, हाँ, वाई को एक्स से 2 लाख रुपए का योगदान मिलना चाहिए। देखिए, ये एक क्लासिक केस है जहां सेक्शन 82 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। चूंकि दोनों की संपत्तियां बंधक थीं और आरण दोनों ने लिया था, लेकिन आरण की वसूली सिर्फ वाई की संपत्ति से हुई, इसलिए एक्स को अपने हिस्से की भरपाई वाई को करनी होगी। प्रश्न, ए, बी और सी तीनों भाइयों ने 9 लाख रुपए का संयुक्त आरण लिया और तीनों ने अपनी अपनी संपत्तियां बंधक रखीं। ऋणदाता ने केवल बी की संपत्ति को बेचकर 9 लाख रुपए वसूल कर लिए। ए और सी ने कहा कि उन्होंने आर्ण नहीं चुकाया, इसलिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। क्या बी को राहत मिलेगी? उत्तर, हाँ, बी को राहत मिलेगी। बी ए और सी से 3-3 लाख रुपए का योगदान ले सकता है, क्योंकि यह डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि यदि एक आरणी की संपत्ति से सभी का आरण चुका दिया गया हो तो अन्य को समानुपात में भरपाई करनी होगी। प्रश्न, एम और एन ने 5 लाख रुपए का आरण लिया और सिर्फ एम की संपत्ति को बंधक रखा गया। ऋणदाता ने वह संपत्ति बेचकर 5 लाख रुपए वसूल कर ली। अब एम एन से योगदान की मांग कर रहा है। क्या वह मांग वैध है? उत्तर, नहीं, यह मांग वैध नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन तभी लागू होती है जब 2 या अधिक संपत्तियां बंधक हों। यहां केवल एम की संपत्ति बंधक थी, इसलिए पूरी जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। एम एन से योगदान नहीं मांग सकता। 2 या अधिक संपत्तियां बंधक हो तो कंट्रीब्यूशन लागू होता। सिर्फ एक की संपत्ति बंधक हो तो कंट्रीब्यूशन लागू नहीं होता। आरण की वसूली सिर्फ एक की संपत्ति से होती है तो अन्य को हिस्सा देना होगा, अगर संपत्ति उनकी भी बंधक थी। सेक्शन 82 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यही इसका आधार कानून है। धन्यवाद।